पोषण, पोषण के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। पोषण की विधियों के बारे में देखे हैं कौन कौन से ऐसे जीवधारी थे फर्स्ट वीडियो में। अब आता है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या है? जो जीवधारी पोषण करते हैं तो उसको पोषक पदार्थ चाहिए। तो कौन से पदार्थ मिलना चाहिए हम लोगों को? तो पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? वे संतुलित आहार जिसमें उचित मात्रा में पदार्थ पाए जाते हैं उसे पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषक पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इसको देखा जाए पोषक पदार्थों का वर्गीकरण में, पोषक पदार्थ निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बनिक भोज्य पदार्थ अथवा पोषक पदार्थ। कार्बनिक भोज्य पदार्थ का अर्थ है वे भोज्य पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक भोज्य पदार्थ कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल। दूसरा अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। अकार्बनिक का अर्थ होता है, अ मीन्स नहीं होता है, कार्बनिक मीन्स कार्बन, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ कहते हैं। वे भोज्य पदार्थ परिभाषित किया जाए, वे भोज्य पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है जल, दूसरा है खनिज लवण। ये तो हो गया इसका पार्ट। पोषक पदार्थों का वर्गीकरण में दो पार्ट, कार्बनिक भोज्य पदार्थ, दूसरा अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। अब कार्बनिक भोज्य पदार्थ में देखा जाए, इसमें फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। इसको डिटेल किया जाए। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या लिखा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाए उसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार की ऊर्जा है। परिभाषित किया जाए, कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र होता है CH2O ट्वाइस, CH2O ट्वाइस। इसका सामान्य सूत्र है। इसका अनुपात 1:2:1 होता है। करता क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स का अर्थ होता है जो ऊर्जा प्रदान करता हो। कार्य क्या है इसके? फर्स्ट कार्य है यह ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है संचित भोजन के रूप में कार्य करते हैं, जैसे ग्लाइकोजन। उदाहरण में लिख दिया जाए ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को जंतु मंड भी कहते हैं। जंतु मंड ये हम लोग के शरीर में आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज हो जाता है तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचित कर दिया जाता है जिसे हम लोग जंतु मंड भी कहते हैं। तीसरा, ये डीएनए व आरएनए के घटक होते हैं। जब डीएनए व आरएनए बनता है तो उसमें ये पाया जाता है, जैसे डीएनए, इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट्स के घटक हैं, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड ये भी कार्बोहाइड्रेट्स के घटक है। इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स निम्न प्रकार के होते हैं।
जैसे इंग्लिश में कहा जाए, कार्बोहाइड्रेट्स को 3 डिवीजन किया गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का अर्थ होता है वे कार्बोहाइड्रेट्स जो सामान्य रूप से C6H12O6 के रूप में पाया जाता है, उस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड कहते हैं। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे ग्लूकान डी हम लोग मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो वह C6H12O6 होता है, ये मोनोसैकेराइड है। दूसरा है डाइसैकेराइड, वे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कार्बन की मात्रा 2 हो या ग्लूकोज की मात्रा 2 हो, उस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स को डाइसैकेराइड कहते हैं। जैसे यहाँ पे C6H12O6 कहा गया है, उसी तरह एक और C6H12O6 जुड़ेगा और उससे एक जल बाहर निकलेगा और यह 2 आपस में मिलकर निर्माण करते हैं। उस प्रकार के घटक को या कार्बोहाइड्रेट्स को डाइसैकेराइड कहते हैं। जैसे चीनी हो गया, चीनी का डाइसैकेराइड में आएगा। तीसरा है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में वे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ग्लूकोज की अधिक मात्रा 2 से अधिक मात्रा पाई जाए, उस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे मंड हो गया, तो मंड में कहाँ पाया जाएगा, जैसे चावल में हो गया, आलू में हो गया, इस प्रकार के पदार्थ में मंड पाए जाते हैं जो बहुत से घटक आपस में मिलकर बने होते हैं। उस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसका कार्य भी हम लोग देख लिए, कार्य। अब आते हैं दूसरा प्रोटीन पे। प्रोटीन को देखा जाए, यह शरीर का मुख्य घटक है, शरीर का प्रोटीन मुख्य घटक है। इसका निर्माण CHON से होता है। इनके अतिरिक्त भी यस यानी सल्फ, यस गंधक, P फास्फोरस, आयोडीन और लोहा या आयरन भी पाया जाता है। प्रोटीन सजीव शरीर का 14% भाग तथा शुष्क शरीर का 75% भाग बनाता है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बांड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हम लोग के शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें 10 प्रकार के एमिनो अम्ल शरीर स्वतः बना लेता है, लेकिन 10 प्रकार के एमिनो अम्ल हम लोग भोज्य पदार्थों से ग्रहण करते हैं। जैसे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उस प्रकार के आधार पे प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन का बनना तय होता है। जैसे अल्फाबेटिकल में हम लोग इंग्लिश में ABCD पढ़ते हैं A to Z तक, तो वह अक्षर से हम लोग बहुत से पुस्तकें लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग के शरीर में जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं, उस आधार पे जैसा शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वह आपस में संयुक्त होकर उस तरह के प्रोटीन बना लेते हैं। जैसे इंटरफेरान बनाना है। इंटरफेरान जो प्रोटीन है, जो HIV वायरस को मारने का, HIV वायरस को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स जैसा कार्य करता है, तो वह जब हम लोग की कोशिकाएं समझ लेती हैं कि इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण किया जाए ताकि HIV वायरस इससे मारा जाए, तो वही 20 प्रकार के एमिनो एसिड जिस तरह की प्रोटीन की आवश्यकता होगी आपस में संयुक्त होकर इंटरफेरान नामक प्रोटीन बनाता है, और वह इंटरफेरान कोशिकाओं को बचाने का कार्य करता है। HIV को मारने का कार्य करता है और कोशिकाओं को बचाने का कार्य करता है। तो ये भी समझ में आ गया प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है या प्रोटीन किसे कहते हैं। कार्य क्या है प्रोटीन का? पहला पॉइंट है, प्रोटीन जीव द्रव्य का मुख्य भाग बनाती है। प्रोटीन जीव द्रव्य का मुख्य भाग बनाती है। दूसरा कार्य क्या है? यह मरम्मत व वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये हम लोग के शरीर के मरम्मत व वृद्धि के लिए आवश्यक है। तीसरा है, कुछ ऐसे प्रोटीन हैं
जो हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। हम लोगों के शरीर में हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, तो यही प्रोटीन हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। कई प्रकार के हार्मोन्स है, जैसे वृद्धि हार्मोन्स हो गया। चौथा है एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह एंजाइम निर्माण में कार्य करता है, तो एंजाइम का भी निर्माण करता है, जो हम लोगों के शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिससे भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। तो यह प्रोटीन का ही कार्य है। नेक्स्ट है, ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, और तीसरा है वसा। वसा क्या है? वसा भी हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सिर्फ अंतर क्या है? अंतर ऑक्सीजन की मात्रा वसा में कम होता है और संगठन में भिन्नता पाई जाती है। यह भी एक ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। वसा लिख देते हैं अभी। लिख लिया जाए वसा। इसको भी हटा दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इंग्लिश में कहेंगे फैट। फैट भी इसका निर्माण CH और O से होता है। ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा इस समय ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। मात्रा कम होती है। ये तो हो गया। अब देखा जाए कार्बनिक घोल में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील, इसका कैरेक्टर। कार्बनिक घोल में घुलनशील व जल में अघुलनशील होता है। वह जल में अघुलनशील होता है। शरीर में आवश्यकता से अधिक अगर वसा हो जाता है तो वह व्यक्ति मोटा हो जाता है। बीपी उसकी, कुछ रोग भी हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शरीर बेढंग का हो जाता है। ये इसका कैरेक्टर। कार्य, फैट्स का कार्य में क्या है? तो कार्य में देखा जाए, पहला तो लिखेंगे, यह भी वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही वसा ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करते हैं। ईंधन का कार्य करते। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। कार्बोहाइड्रेट से दोगुना ऊर्जा प्रदान करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जाए, C6H12O6 को तोड़ा जाए, अगर वसा को तोड़ा जाए, तो जितना 673 किलो कैलोरी अगर कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, तो उसे दोगुना ऊर्जा वसा से मिलती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता रहता है। दूसरा पॉइंट, यह भोजन के रूप में
संचित रहता है, संचित रहता है। कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में भी संचित रहता है। जैसे ऊंट है, ऊंट में जो गद्दीदार कुबड़ पाया जाता है तो वह भोजन के रूप में संचित रहता है और कई दिनों तक वह ऊंट पानी भी नहीं पीता है तब भी वह जीवित रहता है। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा में है यह शरीर को आकृति व सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये तो हो गया इसका कार्य। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद विटामिन के बारे में। देख लें इसको, विटामिन को भी अब थोड़ा सा उसमें चर्चा होगा दूसरे वीडियो में जब बनाया जाएगा, विटामिन का पूरा डिटेल पढ़ा जाएगा। विटामिन, चौथा विटामिन। विटामिन क्या है? ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, देखा जा, ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। फिर आगे देखा जाए, ये स्वयं ऊर्जा उत्पादन का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन उपापचय क्रिया में भाग लेते हैं। विटामिन निम्न, ये तो हो गया, ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये स्वयं ऊर्जा उत्पादन का कार्य नहीं करते हैं लेकिन उपापचय क्रिया में भाग लेते हैं। विटामिन का वर्गीकरण किया जाए, सिर्फ दिखाया जाए विटामिन का वर्गीकरण। ये विटामिन का वर्गीकरण में निम्न दो प्रकार के हैं। जल में घुलनशील विटामिन, इसमें आते हैं विटामिन बी और सी। बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें निम्न कई प्रकार के विटामिन आएंगे, B1 आएंगे, B2 आएंगे, B6, B12, इस तरह के विटामिन आएंगे, B5 आएंगे, विटामिन सी। और दूसरा है वसा में, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। इसमें आता है ए, डी, ई, के, ये दो प्रकार के हैं। जल में घुलनशील BC, वसा में घुलनशील A, D, E, K, ये विटामिन है।
और लास्ट है पांचवा न्यूक्लिक अम्ल। इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल पढ़ाया जाएगा, इसका रासायनिक नाम बताया जाएगा, कार्य क्या करता है और इसके कमी से कौन सा रोग होता है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल कह दें या एसिड कह दें, बात एक ही है। न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए व आरएनए में पाए जाते हैं, इसका डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में कर दिया जाएगा। डीएनए व आरएनए, इस प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं भोज्य या पोषक पदार्थ, इसका डिटेल भी हो गया। और नेक्स्ट वाले में जैसे जल है वह खनिज लवण है, जो जीव द्रव्य का मुख्य घटक होते हैं, तो जल व खनिज लवण सामान्य रूप से जीव द्रव्य के घटक के रूप में पाया जाता है और शरीर के लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार पोषक पदार्थ समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो जो बनाया जाएगा जिसमें विटामिन के बारे में डिटेल दिया जाएगा। धन्यवाद।